गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, पहले एक छोटा सा अपडेट। 18 और 19 मई 2024 की रात लगभग 2:15 के आसपास महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे, और उसी का ही एक इलाका लगता है कल्याण नगर। दरअसल इस रास्ते से एक लड़का गुजरता हुआ जा रहा था अपनी महंगी कार के साथ। उस कार को वो खुद चला रहा था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल 8 महीने के आसपास होती है। नाबालिग होने के बावजूद उसने पहले तो 12वीं की परीक्षा पास होने की खुशी में अपने द्वारा दोस्तों को पार्टी दी, और पार्टी देने के बाद उस कार को खुद ही ड्राइव कर रहा था, वो भी 200 की स्पीड में। सामने एक बाइक से टकराता है और बाइक सवार एक लड़का और एक लड़की दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचता है, किशोर नाले में मामला पहुंचता है। मामला पहुंचते उस लड़के ने 300 शब्दों का एक बंद लिखवाया जाता है और कह दिया जाता है कि अब तुम घर जाओ। यह बात सोशल मीडिया पर जब वायरल होती है तो हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में लोगों तक यह बात पहुंचती है। तब तक पूरे देश के अंदर एक बहस छिड़ जाती है कि आखिरकार उस लड़के ने इतना बड़ा अपराध किया, 2 लोगों को मौत का घाट उतार दिया, वो 2 लोग जिनकी वजह से उनके परिवार का भरण पोषण होता था, परिवार की जिम्मेदारियां उठाई जाती थी। दरअसल कानून इतना लचीला है कि जिसकी वजह से फिर बहस होना लाजमी है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी खासकर कुछ ऐसा ही होता है। एक दो नहीं, लगभग 23 बालकों की मौत हो जाती है। जब 23 बालक मरते हैं उसी विद्यालय के अंदर, उसी परिसर के अंदर उसकी कब्र भी बना दी जाती है। मुख्यमंत्री भरोसा दिलाते हैं कि मैं इस गांव को गोद लेता हूं और इस गांव के विकास के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद ना तो कभी मुख्यमंत्री वहां गांव में आए और ना ही कभी उस मामले में जो अपराधी थे उन्हें कोई बड़ी सजा मिल सके। और सजा मिलती भी तो उन्हें बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती और वो आराम से घूम रहे थे। जबकि जब भी वो तारीख आती है जिस तारीख को उन बालकों की मौत हुई थी, तो उस गांव में कोई चूल्हा नहीं जलता है। आज भी कोई भी उस व्यक्ति उस गांव का उस दिन एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हंसी खुशी का माहौल हो, वो नहीं कर सकता है, बल्कि सबकी आंखों में आंसू होते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं दरअसल आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक जिला है सारण, और इसी सारण जिले का एक थाना लगता है मशरक। दरअसल बात कर रहा हूं बिहार की राजधानी पटना से 80 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है गंडामड़ी। गंडामड़ी माता प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा हूं, 16 जुलाई 2013 की। दरअसल मेन्यू के हिसाब से उस दिन चावल और आलू सोयाबीन की सब्जी तैयार होनी थी, और जैसे ही रसोईया ने यह काम करना शुरू कर दिया तो उसके बाद देखा कि रसोई के अंदर सरसों का तेल ही नहीं है। सरसों का तेल खत्म हो जाता है। वो सीधा हेडमास्टर के पास जाती है। हेडमास्टर यानी कि मीना देवी, और रसोईया यानी कि पन्ना देवी। पन्ना देवी सीधा पहुंच जाती है हेडमास्टर के पास और उनसे जाकर के कहती है कि मैडम, सरसों का तेल खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या तुम सरसों का तेल मंगा दोगी? तभी वो कहती है कि परेशान क्यों होती हो, मेरे घर पर किसी बालक को भेज दो, और एक जगह बताती है वहां पर तेल रखा हुआ है और वो लेकर के आ जाएगा। ठीक वैसे ही पन्ना देवी ने किसी बच्चे को कहा कि मैडम के घर पे जाओ और जो जगह मैडम के बताए हुए अनुसार उस जगह पर से जाकर के तेल लेकर के आ जाओ। ठीक बच्चा जाता है और तेल उठा करके ले आता है। उसके बाद फिर सबसे पहले सोयाबीन की सिकाई होनी थी, उनको तलना था। इसके लिए जब कढ़ाई में तेल डाला जाता है तो तेल डालने के बाद पूरी कढ़ाई में झाग भर जाती है। इसके बाद मैडम दौड़ती हुई, मैडम यानी कि रसोईया, दौड़ती हुई अपने हेडमास्टर के पास जाती है और जाकर के कहती है कि आपने जो तेल मंगाया है उसको कढ़ाई में डालते ही झाग उत्पन्न हो रहे हैं, क्या कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? तभी हेडमास्टरनी कहती है कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैंने अपने हाथों से तेल खरीदा है, इसलिए मुझे पूरा पूरा विश्वास है तेल में कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। तुम जाकर अपने खाने पर ध्यान दो। अब रसोईया जाती है। इस रसोईया के 3 बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ाई करते थे। उसके बाद रसोईया जाती है, चावल बनाती है, सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाती है, और बनाने के बाद फिर जब वक्त होता है तो उन बच्चों को वो खाना परोस दिया जाता है, और बच्चों को वो खाना परोस दिया जाता है। और जब बच्चे खाने खाने को तैयार थे, तब एक दो बच्चे ने जब उस खाने का निवाला अपने मुंह में देते हैं तो मुंह में देने के बाद वो बच्चा कहते हैं कि इसमें तो अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है, और बच्चों ने उस खाना को छोड़ दिया, यानी कि खाना खाने से इनकार कर दिया कि हमारा इस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तभी वहां पर हेडमास्टरनी जो थी मीना देवी, वो खड़ी थी, जिनका मीना देवी उन सब बच्चों को घुर्राते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए कहा कि तुम लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है, इसीलिए चुपचाप बैठकर इस खाने को खा लो। अगर किसी ने भी खाना खाने से ऐतराज किया तो उसकी बाद में पिटाई करूंगी।
जब यह बात हेड मास्टरनी बोलती है तो उन बच्चों की मजबूरी थी, अब किसी भी मास्टर के सामने बच्चों के विसात होती भी नहीं है बोलने की, और उन बच्चों ने आराम से इत्मीनान से जितना खाना खा सकते थे, जिसके हिस्से में जितना आता उतना खाना बच्चों ने आराम से खा जाते हैं। ठीक लगभग 30 मिनट का समय बीत जाता है तो कई बच्चों ने अपने पेट में दर्द होने की शिकायत बताई और कई बच्चों को उल्टी आने लगती है। अब पेट का दर्द और उल्टी आने लगती है तो हेड मास्टर तक बात पहुंचती है। वो कहती है कि जिन जिन बच्चों की जब तबीयत ज्यादा खराब है, एक काम करो, अपने घर चले जाओ, क्योंकि वैसे भी दोपहर का समय तो हो ही चुका है, अब स्कूल ज्यादा देर ऐसे भी खुलने वाली नहीं है, घर जाकर आराम करना। मैडम ने अपनी कोई भी जिम्मेदारी ना निभाकर उन बच्चों को कुछ इस तरह से बोल दिया कि बच्चे 2 4 5 बालक अपने घर चले जाते हैं, बाकी बच्चे विद्यालय के अंदर रुक जाते हैं। दरअसल इस विद्यालय के अंदर टोटल 89 बालकों का रजिस्ट्रेशन होता है और यह बच्चे कुछ तो चले जाते हैं, कुछ बच्चे यहीं रह जाते हैं। उनके पेट में लगातार दर्द होना शुरू होता है, बच्चे को उल्टियां आना शुरू हो जाती है। लगभग 5 बच्चे अपने घर चले गए थे। कुछ देर के बाद खबर आती है कि 5 के पांचों बच्चों की मौत हो चुकी है। अब 5 बच्चों के मरने की खबर आती है विद्यालय में, तो विद्यालय में जैसे ही उन लोगों के परिवार आते हैं तो 3 बच्चे विद्यालय के अंदर भी मरे हुए पाए जाते हैं। यानी कि महज आधे पौने घंटे खाना खाने के बाद उन बच्चों को उल्टियां आनी शुरू होती है और आधा घंटा और ही बीता हुआ था कि 8 बच्चे की लाश टोटल अभी तक बरामद हो चुकी थी। उसके बाद 8 बच्चे के मरने की खबर फैलती है, पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। न केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाके में भी खबर फैल जाती है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चों के मरने की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब तक कुल मिलाकर 16 बच्चे मर चुके थे और इसके हिसाब से अगर बाकी की बातें करें तो इनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। उन बच्चों को जितनी जल्दी हो सकता था गांव के डॉक्टर के पास ले जाए या फिर नजदीकी किसी सीएचसी केंद्र या पीएचसी केंद्र पर ले जाकर वहां स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को एडमिट कराया, लेकिन उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली गई। जब तबीयत बिगड़ती चली गई तो इस हिसाब से उन बच्चों को हायर मेडिकल रेफर कर दिया जाता है। यानी कि सारे के सारे बच्चे जो अभी गंभीर हालत में थे, जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, उधर रसोईया की भी हालत बिगड़ने लगती है और रसोईया सहित सब बच्चों को पटना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है। कुछ ही घंटों में खबर फैल जाती है कि 23 बालकों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 बालकों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही रसोईया की भी हालत ज्यादा खराब है। रसोईया के 2 बच्चों की तो मौत हो चुकी थी, एक बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अब इधर जो हेड मास्टरनी होती है वो अपने जैसे ही उसको पता चलता है कि बच्चों की लगातार मर रहे हैं, शायद खाना खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, आखिरकार क्या वजह थी या कोई नहीं जानता था, वो सीधा अपने घर जाती है, अपने पति अर्जुन राय से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग ले, नहीं तो गांव के लोग सबके सब लोग बहुत बुरी हालत कर देंगे। तभी एक बालक होता है आशीष, आशीष के पिता होते हैं अखिलानंद। अखिलानंद, क्योंकि आशीष उनका इकलौता बच्चा था, वो मर चुका था, इस खाना खाने के बाद अखिलानंद सीधे मशरक थाना जाते हैं और वहां जाकर एक एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर में नाम लिखवाते हैं मीना देवी, जो कि हेड मास्टरनी होती है, और साथ ही उनके पति अर्जुन रॉय की, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। जब यह मामला केवल उस जिले सारण में था, बल्कि पूरे प्रदेश में फैल जाता है। पूरे देश की मीडिया यह मामला को बड़ी तेजी के साथ हाईलाइट होने लगता है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इन बच्चों की मौत की वजह क्या थी, क्या नहीं थी। कुछ बच्चों का इलाज चल रहा था, कुछ बच्चे मर मर के वापस अपने गांव की तरफ आ रहे थे। गांव के सब लोगों ने उन बच्चों को इकट्ठा किया और एक जगह स्कूल में के ही प्रांगण में रख लिया। अगले दिन यानी कि अब 17 जुलाई आ जाती है। 17 जुलाई के बाद फिर कम से कम आसपास के 100 गांवों के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस घटना को लेकर के बहुत लोगों में जबरदस्त तरीके से उबाल था। सबसे पहले जाकर के थाने में जाकर लोग हंगामा करते हैं, थाने में तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं और वहां पर सरकारी जो वाहने थी उनमें आग लगा देते हैं, जो प्राइवेट वाहने थे उनमें भी आग लगा देते हैं, सड़कें को जाम कर देते हैं और उसके बाद बात यहां भी नहीं थमती, रेल की पटरियों को भी जाम लगा देते हैं। अब जगह जगह बिहार के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अगले ही दिन बड़ी संख्या में बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। न ही केवल उन जिले में बल्कि जहां जहां तक ये खबर फैलती थी, बच्चों में एक तरह से दहशत फैल जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। पूरे गांव में रोवा पिटी मची हुई थी इस बच्चों को लेकर के। लोग रो रो रहे थे, चीख रहे थे। कई बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते थे।
कई बच्चे ऐसे थे जो एक थे, दो थे, लेकिन बात चाहे इकलौते की हो, चाहे एक से ज्यादा की हो, लेकिन जिसका जाता है कहते हैं कि जाके पैर न फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। अब जिसके बच्चे मर रहे थे, जिसकी हालत ज्यादा खराब थी, अब मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया, इस गांव को मैं गोद लेता हूं, साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगी उस दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी का गठन करने के बाद साथ ही यह ऐलान किया जाता है कि मृतकों के परिवार को 22 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही इसका इलाज का मामला है, उसका इलाज भी निःशुल्क करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में घोषणा तो कर दिया, लेकिन इस बात को बताते हैं कि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कोई मीडिया रिपोर्ट कहती नहीं है कि मुख्यमंत्री कभी इस गांव के अंदर गए भी नहीं, कभी जाकर देखने की कोशिश भी नहीं की। शायद विकास के मामले में इस गांव में कोई ज्यादा बदलाव भी नहीं हुआ। जब एसआईटी ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि जब रसोइया ने यह बताया था कि सरसों का तेल खत्म हो चुका है और यही बात मीना देवी तक पहुंचती है, तो मीना देवी कहती है घर पर तेल रखा हुआ है। दरअसल वो बालक गलती से तेल न लाकर कीटनाशक पदार्थ ले आता है और कीटनाशक पदार्थ बिल्कुल ऐसा था जैसे कि सरसों का तेल होता है। और रसोइया ने इस बात का एहसास कराया भी था, लेकिन प्रधानाध्यापिका ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि रसोइया को पहले इग्नोर कर दिया। बाकी बच्चे जो बाद में खाना खाने से इनकार कर रहे थे, उन बच्चों को डराकर धमकाकर कहा कि तुम्हें यह खाना खाना ही पड़ेगा। किसी ने भी खाने से इनकार किया तो उनकी पिटाई होगी। बच्चों ने मजबूरी में खाना खाया। उसके बाद फिर जब एसआईटी की जांच होती है, एसआईटी की जांच के बाद इस महिला को 2-3 दिन के बाद यानी कि 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही उस महिला यानी कि शिक्षिका के पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मामले की फिर अदालत में सुनवाई होती है। उधर लगभग कई दिनों तक यह बताया जाता है कि 1 महीने से ज्यादा उस रसोइया का और उन बच्चों बाकी जो 25 बच्चे थे उनका इलाज चलता है। रसोइया के 2 बच्चे मर चुके थे, उसका 1 बच्चा बचा हुआ था, बाकी वो बच्चे तो वापस आ जाते हैं और जो मरे हुए बच्चे थे उन बच्चों के उसी विद्यालय के अंदर कब्र बना दी जाती है, वहीं दिया जाता है। एक तरह से स्मारक बना दिया जाता है ताकि उनकी याद, हर साल उन्हें याद करके उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। अब वक्त आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद 29 अगस्त 2016 को इस महिला को यानी कि प्रधानाध्यापिका को जो होती है उसको दोषी करार दिया जाता है और उनका जो पति होता है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। इस मामले में कोई सबूत तो उसको तब तक जबकि बताया जाता है कि उन्होंने ही किसी चीनी मिल जो कि गोपालगंज में लगती है, उस गोपालगंज से चीनी मिल से वो कीटनाशक पदार्थ खरीद के लेकर के आए थे। और ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट यह कहती है कि एक ऐसे बर्तन में, ऐसे डब्बे में, ऐसे कंटेनर में रखा गया जिस कंटेनर को में बाद में सरसों का तेल उपयोग किया जाने लगा और वही सरसों का तेल फिर विद्यालय पहुंच गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो जाता है। इस महिला को 17 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। 3 जुलाई 2017 को फिर हाईकोर्ट में यह महिला अपील करती है और हाईकोर्ट ने इसको जमानत मिल जाती है। ऐसा बताया जाता है कि यह महिला फिर बाहर निकल आती है। अब यह फिलहाल ऐसे दावे कर रही है जैसा उनका कोई दोष ही नहीं था और वह बार बार उच्च स्तरीय कोर्ट में जाकर यही अपील कर रही है कि यह जो भी हुआ वह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर इसमें हेडमास्टर की गलती नहीं है तो फिर गलती किसकी है, यह साबित करने के में भी दशकों बीत जाएंगे, लेकिन वो महिला आराम से अपने घर पर रहेंगी या फिर विद्यालय में पढ़ाने आएंगी। लेकिन बच्चों के साथ जो हुआ, बच्चे जो मारे गए, जो मर गए या खत्म हो गए, उनके परिवार वालों को कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र के पुणे में एक रईसजादे ने, जो कि अरबपति परिवार से बिलोंग करता था, 12वीं में पास हो जाता है और खुशी के मारे अपने 2-4 दोस्तों को पार्टी देता है। महज 90 मिनट के अंदर ही उन्होंने 8000 की अपने साथियों को शराब पिला दी थी और उसके बाद वो इतना खुश था, उसने कार में बैठकर खुद ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करने के बाद सीधा दौड़ने लगता है, वो भी 200 की स्पीड पर। ऐसे लोगों की वो हत्या कर देता है, ऐसे 2 लोगों की हत्या कर देता है, जैसे हत्या ही कहेंगे इसको, 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिसकी वजह से उनका परिवार पल रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कम से कम कानून जब कोई चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है तो कम से कम कुछ वकीलों की भी जिम्मेदारी बनती है, कानून की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जो वाकई अपराधी हैं या जिन्होंने कोई बड़ा अपराध किया है उन्हें बड़ी सी बड़ी सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाए।
ये लचीला कानून होने की वजह से बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं और बेकसूर कई बार सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते चले जाते हैं। दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।